गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमो बुद्धाय। अल्फाबेट सीरीज का ये हमारा लास्ट वीक है। अब हम लास्ट वीक में आ गए हैं और आज हमारा डे हो गया है 22 और लेटर है हमारा वी। वी से आज हम बात करेंगे वाक शक्ति, वाक क्षेत्र पर। और जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिसाइड किया था लास्ट क्लास में कि हम एक एक चक्रा पर मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि चर्चा के उससे पहले विषय जो सब्जेक्ट है हमारा टॉपिक है उससे पहले हम मेडिटेशन करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में मूलाधार चक्र पे ध्यान किया था, तो आज हम स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान करेंगे। सैक्रल चक्रा, जिसको इंग्लिश में सैक्रल चक्रा बोलते हैं, उस पर हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। और चक्रा हम जानते ही हैं, चक्र जो हमने रूट चक्र सबसे नीचे बैठने के स्थान पे, और सेकंड चक्र है हमारे नाभि के 2 इंच नीचे। और ये चक्रा का एलिमेंट हम जानते हैं, जो तत्व है जल तत्व है। पहले का पृथ्वी तत्व था और ये है जल तत्व। तो वाटर, हम एवरी फुल मून पे बात करते हैं कि जो पानी इमोशंस का काम करती है, हम जानते हैं वाटर एलिमेंट। तो फीलिंग एंड इमोशंस, तो ये सैक्रल चक्रा भी, जिसको सेक्स चक्रा भी कहते हैं, और इसमें ये फीलिंग्स के लिए है, इमोशंस के लिए है, डिजायर के लिए है। तो स्वाधिष्ठान चक्रा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसका स्थान कहाँ पे है, हमारे नाभि के नीचे। और तो और सेक्स चक्रा जिसको कहते हैं, तो ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यूरिनरी जो प्रॉब्लम है या लोअर बैक प्रॉब्लम अगर कभी होता है, यानी अगर यूरिनल किसी को प्रॉब्लम है, बैक पेन प्रॉब्लम है, यानी हमारे इस चक्रा हमारा इम्बैलेंस है, ये एक्टिव नहीं है, तो इस पे काम करना होगा। ये चक्रा हैंडल करता है, संभालता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और हमारे इमोशंस को। तो कभी किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यू हो सकता है, क्योंकि इसका तत्व क्या है, जल तत्व। तो ब्लड भी हमारे अंदर जो जल तत्व, जो लिक्विड है जितना, तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, या फिर कभी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, क्योंकि जैसे हमने जाना कि ये इमोशंस एंड फीलिंग्स पर भी है। तो कभी हमारा वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, लैक ऑफ फन एंड क्रिएटिविटी, फियर होता है, एडिक्शन होता है, ये सारे प्रॉब्लम अगर हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस है। तो पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है लेडीज में, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर अगर प्रॉब्लम है, यानी इस चक्रा पे काम करना होगा। मेन को जैसे प्रोस्ट्रेट और क्या कहते हैं, स्पर्म से काउंटिंग में ये सब प्रॉब्लम है, यानी इस चक्रा में प्रॉब्लम है। और कभी गिल्ट वगैरह है, और सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, कभी अगर बहुत ओवर एक्टिव है तो बहुत ज्यादा भी चीजें ये सब हो जाएंगी, नहीं एक्टिव है तो ये सब चीजें कम रहेंगी। कभी जैसा कि हम जान रहे कि फीलिंग एंड इमोशंस को लेकर है, तो अगर आपको कोई गिल्ट वगैरह मन में कोई पहले की कोई बात है, तो इन सब को भी हमको निकालना पड़ता है। गिल्ट में बहुत खराब वाली एनर्जी है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो गया या कुछ ऐसा, तो उसमें अपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके और मेडिटेशन करके उसको रिलीज करेंगे। और क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये चक्र है क्रिएटिविटी का। अब क्रिएशन माने एक एक नए सोल को भी जन्म देना, इस चक्र के कारण ही होता है, नए आत्मा को जन्म लेना, क्योंकि हम सेक्स चक्र जान रहे हैं। और क्रिएशन का है तो एक नए जीवन को क्रिएट करना, तो ये इस चक्र का काम है। इम्बैलेंस रहता है तो रिप्रोडक्शन को लेकर के इश्यू रहता है। और क्या है, क्रिएटिविटी, कोई जब ये चक्र बहुत अच्छा है, एक्टिव है, तो लोग कोई डांस में, म्यूजिक में, इन सब में बहुत अच्छा रहता है उनका स्किल, ये सब बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि डांस में भी क्या हुआ, कुछ नया स्टेप क्रिएट किए, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो ये सब चीजें इस ये चक्र बैलेंस होने से रहता है। और नहीं बैलेंस है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फिजिकल लेवल में भी और इमोशनल मेंटल लेवल में भी आती है। तो आज की इस मेडिटेशन में आज हम सैक्रल चक्र हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, जिसका कलर है ऑरेंज, नाभि के 2 इंच नीचे। और इसका मंत्रा है, जो सीड मंत्रा होता है वो है वम। तो और ऑरेंज सैक्रल चक्र के जो लॉर्ड हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, उनकी चेतना को भी, उनकी एनर्जी को भी हम इनवाइट करेंगे और हीलिंग
अपने इस चक्रा को हील करेंगे, अफर्मेशन डालेंगे। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाएं इस आज के सैक्रल चक्रा हीलिंग मेडिटेशन के लिए। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने गोद में रख लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद। मैं म्यूजिक प्ले करूंगी और हम मेडिटेशन में उतरेंगे। हम शुरुआत में कुछ गहरी लंबी सांस लेंगे और कुछ गहरी लंबी सांस हम छोड़ेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और अब मुंह से सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और अपने मुंह से सांस को रिलीज करें। एक बार और लास्ट टाइम गहरी लंबी सांस अंदर और अपने मुंह से सांस को छोड़ें और अब रिलैक्स हो जाएं। अपने आप को अलाउ करें कि नेक्स्ट 40 मिनट्स मैं सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान विधि में रहूंगी। आज हम सब सैक्रल चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करने जा रहे हैं। बाहरी दुनिया से अपने आप को काटते हुए, हर यादों, हर बंधनों से अपने आप को हटाते हुए बस इस पल में जुड़ जाएं, इस ध्यान विधि में अपनी सांसों के संग। सांसें जैसी भी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। अपनी सुंदर स्वाभाविक श्वासों के संग बने रहें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान सारे तनाव को जाने दें। हम अपने ध्यान विधि के लिए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं एक बड़े से एस्ट्रल पिरामिड को। एस्ट्रल पिरामिड जो भले ही हमें दिखता नहीं पर है। साथ ही साथ हम सॉल्ट पिरामिड को भी इनवाइट करते हैं। हम सब ध्यानियों के लिए एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड और सॉल्ट पिरामिड आ चुका है।
जिसमें हम सभी ध्यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में उस पिरामिड के अंदर बैठे हैं। पिरामिड हमें हेल्प करेगी डिवाइन एनर्जी से भर जाने के लिए 3 गुना ज्यादा मात्रा में ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होगी। सॉल्ट पिरामिड हमें हेल्प करेगी हमारी सारी नेगेटिविटी को सकारात्मक में परिवर्तित करने में। सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर परिवर्तित होती जाएगी प्रकाश के रूप में, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में। थैंक यू पिरामिड फॉर कमिंग फॉर अस। अब हम आमंत्रित करेंगे आज के हमारे ध्यान विधि में दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, कर्म देवता को हम आमंत्रित करेंगे। सैक्रल चक्र के लॉर्ड ब्रह्मा को, उनकी चेतना को, कि वे सब हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य ऊर्जा, आनंद और आशीर्वादों से भर दें। हमारे सैक्रल चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, हमें मदद करें उन सारे ब्लॉक्ड एनर्जी को निकालने में और हमें भर दें अपनी दिव्यता से। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। इस पिरामिड के अंदर मास्टर्स की एनर्जी, उनकी चेतना से हम जुड़ चुके हैं आज के इस ध्यान में। अपने मन में एक संकल्प लें कि मैं तैयार हूं अपने सैक्रल चक्र से सारी ब्लॉक्ड एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं ध्यान की उच्चतम स्थिति में पहुंचने के लिए। मैं तैयार हूं अपने आप को दिव्यता से भरने के लिए। अभी फिर एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। हम आमंत्रित करेंगे ऑरेंज कलर को, ब्रह्मांड से नारंगी रंग हमारे लिए पिरामिड के अंदर प्रवेश करते हुए हमारे सैक्रल चक्र में एंटर कर रहा है। हमारे सैक्रल चक्र में यह दिव्य ऊर्जा भरकर
हमारे किसी भी जन्म से संबंधित किसी भी कारण से स्वादिष्ठान चक्र में जो भी एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी है, उसे ये नारंगी रंग, उसे ये दिव्य ऊर्जा सारे ब्लॉकेजेस को हटा रही है। सभी ब्लॉक्ड एनर्जी हट रहे हैं। मेरे किसी भी जन्म में मैंने सेक्स को गलत माना, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। किसी भी जन्म में सेक्सुअली अब्यूज हुई हो, किसी भी जन्म में रेप केस से पीड़ित हुई हो, तो मैं मास्टर्स को परमिशन देती हूँ कि मुझे इन सारे ब्लॉक्ड एनर्जी से मुझे रिलीज करे। इस जन्म या किसी भी जन्म में सेक्स से रिलेटेड कोई गलत काम अगर हुआ है, जो भी गिल्टी वाली फीलिंग है, तो उसे मैं अभी के अभी रिलीज करती हूँ। समाज और सोसाइटी के रेस्ट्रिक्शन और सब तरह के रूल्स की वजह से मैं ये या कोई भी जीवन को ठीक से जी नहीं पाई कभी। उस तरह का जीवन जैसा मैं जीना चाहती थी और नहीं जी पाई, उससे संबंधित जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है मेरे शरीर में और मेरे सैक्रल चक्र में, उन सबको मैं रिलीज कर रही हूँ मास्टर्स की एनर्जी और उनके ब्लेसिंग के द्वारा। इस जन्म और किसी भी जन्म के जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं। अभी हम इनवाइट करेंगे गॉडेस गंगा को, गंगा माता को, उनकी एनर्जी एक वाटरफॉल की तरह, पानी के फव्वारे की तरह आकर हमारे स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर रही है। हमारा सैक्रल चक्र आज पूरी तरह शुद्ध पवित्र हो चुका है गंगा माता की ऊर्जा से।
मास्टर्स की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस से छह पंखुड़ियों वाला स्वाधिष्ठान चक्र आज पूरी तरह खिल चुका है। नारंगी रंग उसमें भरकर उसे पूरी तरह एक्टिव कर चुका है। क्लॉकवाइज घूमता हुआ अपने स्वाधिष्ठान चक्र को महसूस करें। नारंगी रंग को महसूस करें। सैक्रल चक्र से ऑरेंज कलर निकलकर आपके पूरे शरीर के हर एक अंग में भर रहा है। हीलिंग एनर्जी से भरता जा रहा है शरीर का हर एक अंग। अपना ध्यान अपने नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पर लेकर आए। ऑरेंज कलर को इमेजिन करें। अपने आप को भी उस नारंगी वस्त्र में देखिए मन की आंखों से। ऑरेंज कलर के गेंदे के फूलों के बगीचे में आप बैठे हैं। मन ही मन कहे, मेरी भावनाएं संतुलित हैं। I am creative and connected. मैं अपने भीतर से पूरी तरह शांति को महसूस कर पाती हूँ, कर पा रही हूँ।
आप बहुत ही आशावादी व्यक्ति हैं। दूसरों के लिए चिंता और सहानुभूति हमेशा आपके अंदर रहती है। आप बहुत ही रचनात्मक हैं। आप बहुत ही कल्पनाशील हैं। ऐसी कोई भी बात या कोई भी चीज जो आपको खुशी नहीं देती, आप उसे अपने जहन से बाहर निकाल चुके हैं। आप अपनी भावनाओं की कदर करते हैं। आप बहुत ही सहनशील हैं। आपको जिंदगी जीने में बहुत खुशी मिलती है। आप हर पल खुश और आनंदित रहते हैं। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय किसी का भी दबाव नहीं महसूस करते हैं। आप हर रिश्ते को बहुत ही स्वस्थ रूप से निभाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। आखिरी 5 मिनट इस पिरामिड की ऊर्जा और मास्टर्स की ब्लेसिंग्स को महसूस करते हुए हम ध्यान में बने रहेंगे।
धीरे धीरे हम इस ध्यान विधि से बाहर आएंगे। सर्वप्रथम हम शुक्रिया करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को, सॉल्ट पिरामिड को, हमें 3 times more पावरफुल एनर्जी से भरने के लिए और हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में परिवर्तित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को। हम शुक्रिया करेंगे कर्म देवता को, सैक्रल चक्र के लॉर्ड ब्रह्मा को, गॉडेस गंगा को, अपने स्पिरिट गाइड को, हायर सोल को, सुप्रीम गॉड को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ध्यान में हमें दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सैक्रल चक्र से सारे ब्लॉक्ड एनर्जी को हटाकर डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स, हीलिंग एंजल्स, मदर अर्थ एंड ऑल द ग्रेट वंस। हम आप सभी को प्रेम पूर्वक जाने की अनुमति देते हैं। थैंक यू एस्ट्रल पिरामिड, हम आपको जाने की अनुमति देते हैं। सभी मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स को हम प्रेम पूर्वक धन्यवाद करते हुए जाने की अनुमति देते हैं। अब एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, छोड़ते हुए अपने आप को अपने प्रेजेंट प्लेस में महसूस करें, अपने शरीर, अपनी चेतना में महसूस करें। लास्ट 10 सेकेंड। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे और आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मेरी ऊर्जा के लिए, खुद के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू एवरीवन। ध्यान अच्छा रहा होगा। हीरा आंटी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ दीदी, आज का तो बहुत अच्छा, इतना अच्छा हुआ कि बोल नहीं सकती मैं। मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ, लगता है पूरी गिल्टी मन से निकल गई। आज सवेरे लगता है आंसू, इसीलिए मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे क्या। बहुत अच्छा, पूरा ऑरेंज कलर भी लास्ट में दिखा मुझे। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है आज। बहुत श्वेता, मैंने थैंक्स तुमको, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया हुआ आज। बहुत अच्छा, ग्रेट। ऐसे ही हम हर दिन और आगे के चक्रास को भी हीलिंग देते रहेंगे। आप लोगों के मैसेजेस भी हैं। थैंक यू दी वंडरफुल ध्यान, वाओ ग्रेट। अंजू लता जी अनम्यूट करें। हाँ हेलो मैम। हेलो। ध्यान करके अच्छा लगा, लेकिन मेरा शरीर हिलते रहता है। जब भी ध्यान करती हूँ ना तो लगता है मैं ऐसे से हिलती हूँ, हर समय हिलती ही रहती हूँ। और लगा कि
कोई पानी से मैं नहा रही हूँ और वो पानी बहुत मैला गंदा हो गया, ऐसा मुझे लगा और ध्यान से आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर भी आ गई, अच्छा लग रहा था। और आपके साथ ध्यान करके और भी अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा गाइड करती हैं। ओके, गुड, ये थैंक हीलिंग क्या होता है यू। मैम? आप नए नए जुड़े हैं, धीरे धीरे और जान जाएंगे। हीलिंग माने उपचार होना, उसका, आपका उसका उस चीज का उपचार हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। तो एक तो वो, और जो आपने देखा कि हाँ पानी से वो जो कि आपको वो जो चीज भी दिखी और पानी मैला हो गया, माने जो भी नेगेटिविटी जो निकलना था वो निकल करके धुल करके वो पानी मैला हो गया, लेकिन आपकी सफाई हो गई। तो एक वो चीज है। तो आज के इस और कभी भी कुछ भी हो रहा हो ध्यान में, शरीर हिल रहा है, ठीक है, वो सब एनर्जी का ही खेला है। जो भी हो रहा हो, हम उससे कभी भी घबराएंगे नहीं या अपना क्यों और क्या नहीं जोड़ेंगे। जो हो रहा है होने दीजिए, बस अपना काम है ध्यान में बैठ जाना। ठीक है, सरोज जी बोले। यस, वेरी वेरी थैंक्स श्वेता जी, बहुत अच्छा, वंडरफुल। और आज तो पता नहीं बहुत रोना आ रहा था, और मेरी जैसे बेटियां भी मेरे साथ बैठी है, वो भी रो रही है। एक बच्चा सामने बैठा, वो बहुत रो रहा है, जैसे हाथ ऊपर कर रहा है ले लो, और है ना रो रहा है वो। लास्ट तक रोना आ रहा था मेरे को, पता नहीं। अपने जाने ना कि इस सैक्रल चक्र का क्या तत्व है, जल तत्व। तो आंसू निकलना, ये सब पानी का दिखना, सब कुछ की वो चक्र पे काम हो रहा है। हमारे जो भी कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो निकल रहे हैं, तो ठीक है, ओके, इट्स ओके। संतोषी मस्करा जी बोलिए। सुन नहीं रहा। हाँ बोलिए आंटी। श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताने जा रही हूँ, तुम्हारा मेडिटेशन तो बहुत अच्छा होता है, उसमें तो कोई दो बात ही नहीं है। लेकिन 2-3 दिन पहले तुमने जो बताया था ना, कोड द कट कैंची वाला, हाँ ऊर्जा हाँ, कॉर्ड्स जैसे कट करना, क्या उसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। तो कॉर्ड्स मैं कट करने का। हाँ आप म्यूट हो गए, एक सेकेंड। हाँ वापस अनम्यूट करें, बोले। वापस से अनम्यूट करिए एक बार अपने आप को। सुनाई दे रहा है श्वेता? हाँ हाँ, अब ठीक है, बोलिए। तो वो क्या हो रहा है, मेरा सुबह में जो इनर जर्नी का मैं जो करती हूँ, उसमें एकदम ऊर्जा से भर जाती हूँ। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे बहुत ऊर्जा आती है शरीर में। तो उसको मैं मतलब मेरे को इतना फायदा हुआ है कि उससे मैं क्या बताऊं। मतलब कोट द कट भी करी, और कटिंग जो कैंची वाला जो तुम बताया वो भी मैं कर रही हूँ। मतलब हाँ। 2 दिन से जो बहुत कम हो रही है। मैं ऐसे धरती माता को बोल देती हूँ कि ये करने के बाद कि जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा आप इसमें ले लो। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मतलब चीज तो देखने में छोटी सी, सुनने में इतना लग रहा है कि तुम छोटा सा है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। मैं इसलिए बता रही हूँ सबको कि आप लोग सबको ही करिए, और इससे बहुत फायदा है। मतलब मेरे इतनी ऊर्जा भर जाती है, मेरा पसीना आना, चक्कर आना, जी घबराना, पेट में क्या क्या होना है, मेरा क्या क्या होना चालू हो जाता है। मेरे को पता नहीं मेरे क्या क्या हो जाता है, लेकिन 2 दिन से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। मैं इसको कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए तुमको धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत अच्छा कि आपने सुना है और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। आप उसको कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में कभी, जैसे लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था ना कि इतना ज्यादा ऊर्जा हो जाता है, इतनी ज्यादा एनर्जी से कनेक्ट, कि वो ठीक से और ध्यान नहीं कर पा रहे, माथा में हैवीनेस, या फिर जो भी कभी कभी तो ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया है। और संतोषी जी भी कह रहे हैं कि वो भी बहुत मेडिटेशन करते थे, वो बहुत एनर्जी को फील करते, लेकिन ग्राउंडिंग एंड कट द कॉर्ड करने से उनको आराम मिल रहा है। तो बहुत अच्छा कि आपने उसको सुनकर किया, उतारा अपने उस जीवन में, ध्यान में। हम जितना भी सुन लें कुछ भी, लेकिन जब तक उसको उतारे नहीं अपने जीवन में, तो वो सिर्फ ज्ञान बन के रह जाता है। सोनिया जी हैंड रेज है, बोलिए। बोलिए सोनिया जी। आत्मा नमस्ते श्वेता जी। आत्मा नमस्ते। मेरी शेयरिंग है, मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने फिजिकली तो बहुत चेंजेस पाया है जब से मेडिटेशन में हम आए हैं। और आप पहले मेंटोर, टीचर, गाइडेंस कुछ भी बोल दो, आपसे ही सीखा है मैंने। तो मतलब इतना चेंजेस पाया है फिजिकली, मैं अपने आप को इतना एक्टिव फील होने लग गई हूँ
अभी लास्ट वीक मैं राजस्थान गई थी। मेरे को राजस्थान जाने का मतलब है कि जब मैं वहां जाती हूँ 3-4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली मेरे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मे बी वहाँ के क्लाइमेट की वजह से या जो भी। तो कोविड के बाद हम फर्स्ट टाइम गए लास्ट वीक, और मैं वहां पे 4-5 दिन रही, मुझे नोज ब्लीडिंग हुई नहीं। सबसे प्लस पॉइंट ये रहा, वरना मुझे इतना डर लगता है ना कि वहां जाएंगे मेरे को नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैं बहुत परेशान सी हो जाती हूँ राजस्थान के नाम से। और एक मुझे माइग्रेन भी होता है, तो ये दोनों बीमारी मेरी हमेशा के लिए मुझे लगता है चली गई है। तो ये शेयरिंग मुझे आपसे करनी थी। थैंक यू सो मच। मतलब ध्यान से मैंने फिजिकली मतलब टू मच, मतलब बहुत सारे मैंने स्टेप्स लिखे, मैंने शेयर भी किया था पोएम में भी। मतलब बहुत चेंजेस मिले हैं, और मुझे कलर्स वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन फिजिकली मतलब मुझे जो एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती थी वो मेरी सांसों को लेके, मुझे वो क्लोस्ट्रोफोबिया भी था थोड़ा, फ्लाइट में बैठने से, गाड़ी में बैठने से, लिफ्ट में चलने से, वो भी मेरा ऑटोमेटिकली बहुत। इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब मेनी चेंजेस। सुपर, एकदम सोनिया जी के लिए सबको एक क्लैप करेंगे। उन्होंने जो भी बताया सब ध्यान के माध्यम, उन्होंने हर रोज ध्यान किया है और अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव इनके आया है। कितने आप इन्होंने जैसे बताया कि वो सारे कुछ प्रॉब्लम या डिजीज थे वो भी हट गए, और बॉडी के लेवल में भी और साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी। इनको बहुत फियर होता था, और जब कोविड शुरू हुआ था तब इनको इतना डर था कि बाबा मुझे हो न जाए, किसी को हो न जाए। लेकिन उस समय नए नए ध्यान में जुड़े थे, और हर रोज ध्यान करते करते, और इनको हुआ भी तो हल्के में होके निकल गया, और बड़े आराम से ये मेरे को फोन करके बोली थी मुझे ना पॉजिटिव आया है। तब मुझे लगा क्या चेंजेस है जब पहले और अब में। और इनको बहुत ही एक वीक में ही वो बिल्कुल हील भी हो गई थी। तो सब कमाल है ध्यान का। सोनिया जी आप बहुत अच्छे से सीरियसली डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज फॉलो करते हैं, तो उसी का कमाल है। क्लैप फॉर यू। ओके, तो ठीक है, अब हम आज के इस पे विषय पे आगे बढ़ेंगे। आज हमारा डेली हम कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात भी करते हैं। तो आज क्या है हमारा, वी पर है। वी पर वाक क्षेत्र, पत्री सर का एक बुक लिखा हुआ है वाक क्षेत्र। तो मैं कुछ बुक्स के भी, उनके बताए हुए भी कुछ लाइंस वो सब भी शेयर करूंगी, विजडम उनके भी, और इन जनरल भी मैं इस पर हम लोग वाक क्षेत्र, इस पर मैं बात करूंगी। वाक शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि बोलने में, शब्दों में बहुत पावर है, बहुत बहुत पावर है हमारे शब्दों में। तो इसको हम किस तरह कब इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या शब्दों से हम क्या कर जाते हैं, या क्या हमारे संग हो जाता है दूसरों के शब्दों से भी। तो इसको थोड़ा हम समझे कि जिसके मुख में है मिठास, जिसके मुख में है मिठास, उसका हर दिल में है वास, और जिसके मुख में है खटास, कोई ना आवे उसके पास। है ना, कितना सुंदर कि जिसकी, अरे जब कोई मीठी वाणी बोलता है, अच्छे से मिठास है, तो सबके दिल में उसकी जगह बन जाती है। और कोई खट्टा बोलता है, और भले ही चाहे वो जितना ही कोई खूबसूरत हो, बहुत पैसे वाले हो, और कुछ भी, तो उसके पास कोई नहीं भटकेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। तो बोली का बहुत बहुत महत्व है हमारे जीवन में। एक जीभा, जो हमारी जुबान, वो ही, उसमें अमृत भी है और विष भी है। हमारी जीभा में अमृत भी है, विष दोनों ही रहते हैं। एक वचन जो लाखों को दीवाना बना दे, और एक वचन जो दिल को छल्ली छल्ली कर दे, है ना। तो वचन, अब वही, और कबीर कबीर जी का वो दोहा भी है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आपको शीतल हुए। तो ऑफ कोर्स जब हम भी कभी किसी से अच्छा बोलते, मीठा बोलते, तो हमारा मन खिला रहता है। आज अगर मैं आपसे, आप लोगों के सामने यहाँ पे बात कर रही, कोई अच्छी बात बता रही हूँ, या शेयरिंग सुन रही हूँ, या कुछ भी अपना भी शेयर, तो कैसे मन खिला है, चेहरा खिला है। और वही अगर कोई गुस्से में बात करे, और ऊंचा बात करे, डांट डपकार के, तो खुद का भी चेहरा कैसे हो जाएगा। खुद का भी चेहरा जब मिरर में अपने आप को कभी डांटते हुए और चिल्लाते हुए देखो, तो कैसा लगेगा। वही चेहरा, वही खूबसूरत खिला हुआ चेहरा और डरावना या मुरझास आ जाएगा। तो और वचनों में इतनी शक्ति है,
इतना पावर है कि हम किसी के पूरे वचनों से ही किसी व्यक्ति को पहचान भी सकते हैं, उसके पूरे व्यक्तित्व को ही हम जान सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं कुछ कुछ स्टोरी भी शेयर करती रहूंगी, फिर मैं पत्री सर की बुक की भी कुछ बातें बताऊंगी। तो एक स्टोरी ये है, एक पुराने समय की बात है। एक राजा वन भ्रमण के लिए निकला और वो अपने गया था, काफी लोगों के संग में गया था और उसका पूरा दल इधर उधर हो गया। सभी ठीक है, सभी निकले थे, घोड़े में थे, तो सब इधर उधर थोड़ा बिखर गए और सब एक ही रास्ते से जा रहे थे। तो हुआ क्या कि एक सबसे पहले उनका जो एक सैनिक था, एक जो उनका वो सैनिक था, तो वो आगे के रास्ते से जाता है और वहां पे देखता है कुटिया है और कुटिया में एक सूरदास बैठा हुआ है। सूरदास हम लोग जो बोलते हैं, जो आंखों से देख नहीं पा रहा है, जो अंधा है, तो वो बैठा है। तो वो उसको बोलता है, घोड़े में ही बैठा बैठा वो सैनिक उससे पूछता है कि ओए अंधे, यहाँ से कोई निकला है क्या? तो फिर वो कहता है, वो जो कुटिया में जो आदमी है वो कहता है कि नहीं, यहाँ से कोई नहीं निकला। फिर वो आगे चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वहां पर सेनापति आते हैं। सेनापति आता है और वो फिर उस कुटिया में उस आदमी को देखकर वो पूछा कि ओ बाबा, यहाँ से कोई निकला क्या? तो उसने कहा कि हाँ, अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक सैनिक निकला है। ठीक है, फिर वो आगे चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर मंत्री पहुंचता है। मंत्री क्या करता है, वो घोड़े से उतरता है और फिर पूछता है कि बाबा जी, यहाँ से कोई निकला क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, पहले एक सैनिक गया था, फिर एक सेनापति गया है और अब तुम आए हो। तो ठीक है, वो फिर वापस घोड़े में बैठता है और चला जाता है आगे। इस तरह फिर कुछ देर के बाद वहां पर राजा पहुंचता है और राजा देखता है कि वहां पर वो कुटिया में वो आदमी बैठा है। तो वो घोड़े से नीचे उतरता है, राजा उनको प्रणाम करता है और बोलता है, सूरदास जी। तो सूरदास जी, क्या यहाँ पर कोई यहाँ से गुजरा है क्या? इसके पहले जो वो आया था मंत्री, वो उसको कहता है, घोड़े से उतर के बोलता है, बाबा जी, यहाँ से कोई निकला क्या? तो उसने बताया कि हाँ, इस तरह से पहले सैनिक, फिर सेनापति और फिर तुम आए हो। और जब राजा पहुंचता है तो वो घोड़े से उतर के उनको प्रणाम करता है और क्या कहता है, सूरदास जी, यहाँ से कोई निकला क्या? तो उसने कहा कि हाँ, पहले सैनिक आया था, फिर सेनापति आया था, फिर मंत्री आया था और अभी आप गुजर रहे हैं, यहाँ से आप आए हैं। राजा चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर के सब एक साथ एक जगह पर जब मिल जाते हैं, आपस में सब मिल जाते हैं, तो सभी आपस में बात करते हैं विचारों, और बातों में जब उनको पता चलता है कि क्या देखता है कि वो देखते हैं कि अरे वो तो अंधा आदमी था। फिर उसने कैसे बताया कि वो कैसे जाना कि पहले सैनिक निकला, सेनापति निकला, मंत्री निकला और अब राजा। तो वो तो अंधा था आंखों से। तो वे चारों फिर से उसके पास जाते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे उसने कह दिया। तो वो फिर से वे उसके पास पहुंचते हैं और राजा ने उससे कहा कि तुम तो अंधे हो, तो तुम कैसे जान गए कि तुम तो आंखों से देख नहीं सकते हो? तो उसने क्या कहा, वो बोला कि मैं आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन कानों से भी जाना जा सकता है। कि फिर कैसे तुम जान गए? तो उसने बताया कि पहले वाले ने, जो पहला आया था, वो गाली के लहजे में सवाल किया। जैसे वो बोला ना, ओए बे अंधे, देखा क्या, निकला क्या कोई? तो उसने कहा कि पहले वाले ने गाली के लहजे में बात करी, तो मैं समझ गया कि ये सैनिक होगा। फिर दूसरे वाले ने उसने कहा कि ओ बाबा, और तब मैं इस तरह उसने पूछा, तो मैं समझ गया कि उसके अंदर रौब है, अधिकार का अहम है, और मैं समझ गया कि ये सेनापति है। रौब से उसने पूछा था, ओ बाबा, किसी को निकलते देखा क्या? तो रौब है, अहंकार है, अधिकार का। फिर
तीसरे ने बाबा जी करके कहा, घोड़े से उतरा भी था लेकिन और कुछ कोई प्रणाम नमस्कार कुछ भी नहीं, उतरा वहीं पर खड़े खड़े उसने पूछा बाबा जी कह के। तो मैं समझ गया कि ये मंत्री होगा, क्योंकि इसको अभी भी सत्ता का अहंकार है, अपने पदवी का सत्ता का अहंकार है, और तो अभी भी है इसके अंदर। तो मैं समझ गया ये मंत्री है। और चौथे में आप आए और आपने नमस्कार किया, घोड़े से उतरा और सूरदास जी कहकर मुझे बुलाया। तो मैंने सोचा कि ये संस्कार तो एक राजा का ही हो सकता है। तो इससे हम क्या समझे कि आ, आज हम यही समझे कि वचन से व्यक्ति की पहचान की जा सकती है ना। अब हम में से कितने लोग हैं, कितने श्योर हैं हम कि हम हर समय अपने वचनों पर ध्यान देते हैं। हम दूसरों को तो उसके वचनों से जज कर लेते हैं, तो वैसे ही हमारा भी जजमेंट होता है, हमारी भी धारणा बन सकती है हमारे वचनों से। तो अब मैं कुछ लाइंस पत्री सर के वाक क्षेत्र से भी बोलूंगी कि वाक क्षेत्र एक कर्म क्षेत्र है। पत्री जी कहते हैं, उनकी लिखी हुई किताब है कि वाक क्षेत्र एक कर्म क्षेत्र है जहां पे बहुत सावधान रहना पड़ता है। सावधान रहना भी चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र हमारा भाग्य का निर्माता है। हम जैसे कहते हैं ना, वी आर दी क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम जो अपने लिए हमारे जो शब्द निकल रहे हैं, वो वचन जो निकल रहे हैं, वही हमको जीवन में आगे मिलता है, वही हमारे संग होता है। तो इसलिए अपने बोलने पर बहुत बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। अब कहते हैं कि क्या फर्क है एक भगवान में और हम में, भगवान हो गुरु और हम में क्या फर्क है। तो भगवान और गुरु हमेशा कोई भी कार्य या शब्द वे कुछ भी कहते या करते हैं तो वे बहुत सोच समझकर, वे बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करते, कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते। तो हमेशा लिमिटेड बोलते हैं, जैसे पत्री सर भी है, हमेशा लिमिटेड बोलते हैं, जितना कि दूसरों को जगाने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे को जगाने के लिए जितना शब्द इस्तेमाल करना चाहिए वो उतना ही बोलते हैं। एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं अपना। जब यहाँ पत्री सर आए थे कोलकाता में, तो किसी के घर पे वे रुके थे, हम लोग सब वहां पर ही, उनके घर में ही लंच था, और तो हम सब वहां पर पहुंचे और पत्री सर भी थे। तो हम सब एक साथ खाना खाने बैठे, जिनके घर में खाना लंच का प्रोग्राम था, सब कुछ बफे लगा हुआ था, हम सभी ले रहे थे और पत्री सर अपना प्लेट डाल लिए थे, इनको जितना लेना था वे अपना लेकर के बैठ गए और चुपचाप वो मौन में खा रहे थे, और बाकी हम सब बैठे थे उनके साथ। तो जो लेडी जिनके घर में था, वो पूरा खाना का अरेंजमेंट करी है और उनके घर में गुरु आए हैं, तो थोड़ा वो काफी वो अलर्ट भी थी, और वो फिर पत्री सर के पास जाके कुछ प्लेट में सर्व ले जाकर उनको पूछ रही है कि आप और लेंगे, तो वे कहे कि नहीं। तो वो फिर पूछती है, मैं सब कुछ देख रही थी, तो वे फिर वो क्या पूछी, आर यू श्योर, आप श्योर हैं आप और कुछ नहीं लेंगे। वो पूछी कि आप पत्री सर को पूछ रही कि श्योर, आप श्योर हैं कि आप कुछ नहीं लेंगे। पत्री सर ने तुरंत उसको सीरियसली जवाब दिया, कभी भी किसी मास्टर या गुरु से ये सवाल मत करना कि आप श्योर हैं क्या। कोई भी मास्टर या गुरु वो कुछ भी काम करता है वो श्योरिटी के साथ ही करता है। तो उस समय उनसे ये एक शब्द जो मैं सुनी तो एक लेसन मिला कि हाँ, कभी भी कोई गुरु मास्टर वो अपना श्योर होके ही कर रहे हैं, उनके काम में, शब्दों में, कार्य में कोई भी किंतु परंतु नहीं है, सोचा समझा वह वे करते हैं और बोलते हैं। तो अब और पत्री सर ने जैसे वाक क्षेत्र की बुक में लिखा है कि सबसे पहले हमें आहार और व्यवहार इन दोनों के प्रति जागृत रहना चाहिए। आहार का मतलब यहाँ पर भोजन नहीं है, यहाँ पर है कि ग्रहण करना, हम क्या बातों को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम दुनिया में बहुत सारी बातें सुनते हैं हर रोज, और जरूरी नहीं कि हम सब कुछ ग्रहण कर ले।
अब मान लीजिए हम लोग बहुत सभी अलग अलग क्लासेस में जा रहे हैं, अलग अलग ठीक है, कोई अपना कुछ कुछ कह रहे हैं, या हम कुछ और भी टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, कितने तरह के स्पोर्ट्स है, न्यूज है, मूवी है, कितने सारे सीन है। तो हमको क्या ग्रहण करना है? हमको जितना कि हमारे आत्मा की उन्नति के लिए है, कहीं वैसी कोई बातें, हम कोई मूवी भी देखते हैं, जब आप धीरे धीरे बहुत अलर्टनेस में आ जाएंगे तो देखेंगे आप एक पिक्चर नॉर्मल किसी के लिए जो ध्यान ही नहीं, उसके लिए एक मूवी, एक पूरा एक बस सीन पिक्चर चल रहा है और पिक्चर खत्म हुआ, दी एंड, उसमें से वो ऐसा कुछ निकाल नहीं, उठा नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग कोई मूवी में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, कुछ एक वैसी लाइन, कोई वैसा इंसिडेंट से हम क्या सीखे जो हमारे जीवन की उन्नति में और आध्यात्मिकता में उन्नति में आए। तो आपको वो ग्रहण करना है, आहार ग्रहण, वैसे चीजें लेना है जो कि आपके लिए वो अच्छी है। और आहार के प्रति सतर्क, यानी जो बुरा है ना देखें, ना सुने, ना ग्रहण करें। और जितनी कुछ भी अश्लील बातें हैं, दृश्य है, तो सब कुछ जैसे वही कि उसमें क्या देख सुन, क्या हम कितनी चीजें हमको ग्रहण करनी चाहिए, वही इस प्रकार हमें। तो ये हो गया आहार ग्रहण करना, मतलब सोच समझ के हम उन बातों को ग्रहण करें जो हमारे लिए सही है, और उनको नहीं जो हमारे लिए गलत है। इसी प्रकार हमें व्यवहार व्यवहार में भी जो ग्रहण पे बता रहे कि इसमें भी सतर्कता रहनी चाहिए। अब वे बोल रहे हैं कि यानी जो बुरा है हमें न बोलना है, न देखना है, न सुनना है। तो या फिर हमसे कोई कुछ पूछता है, कि कोई पूछे हमको, अब हमको नहीं पता, लेकिन हम ये कहते नहीं है कि नो आई डोंट नो। हम क्या कहते हैं? अपने आप को वैसा ही दिखाते कि आई नो एवरीथिंग, आई नो। तो ये जो एक कीड़ा है हमारे अंदर, कि हमारे अंदर जो आई नो एवरीथिंग का कीड़ा है, उसको हटाकर जब कभी नहीं मालूम, पूरी तरह से आप श्योर नहीं हो इस चीज के लिए, तो राइट आंसर नहीं मालूम तो बस कह दे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो इस तरीके से आई डोंट नो कहना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अपने वाक शुद्धि में, वाक क्षेत्र में अगर आपको काम करना है तो कम बोले, जितना पता है सचमुच आप श्योर हैं उसके लिए तभी बोले। तो यहाँ पे गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, उनका सूत्र है कि बेकार में नहीं बोलना है, बेकार में नहीं सुनना है, बेकार में नहीं देखना है, और साथ में एक और चीज पत्री सर ने जोड़ा है, मौन का पालन करें। साथ ही साथ मौन का पालन करें, कि मान लीजिए आपने कोई दृश्य देख लिया और ऐसा कोई दृश्य है, लेकिन आप मौन रहते हैं तो उसके उसके कारण हम कोई कर्म नहीं बांध रहे, हमसे कोई कर्म नहीं हो रहा कि मौन रहने के, कि इसका अर्थ मौन का क्या मतलब है कि सिर्फ शब्दों से नहीं, विचारों से भी मौन, विचारों से भी हम मौन रहें, कि बेकार का हम अननेसेसरी थॉट नहीं। और 4 बातें कि कम बोलें, मीठा बोलें, धीमा बोलें और शांत रहें। तो जहां हम बहुत लोगों के बीच में बैठे हैं, कुछ भी चर्चा हो रहा है, बस उस पे ऊंचा उठ करके हाँ इसके बारे में तो मुझे और पता है, किसी ने गॉसिपिंग कही, किसी ने कुछ हुआ, बैठे हैं कि कोई जैसे हुआ अभी कुछ इंसिडेंट, कोई कहीं पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई किसी के बारे में बता रहा है, मान लीजिए आप भी सुने, बहुत लोग के बारे में आप भी जानते, ले आप भी चढ़ चढ़ के बता रहे कि हाँ हाँ मैं उसके बारे में जानती, वो भी ऐसा, वो भी ऐसा, उसने भी ऐसा नहीं। शांत रहें, कम बोले, तो उतना हम कर्म नहीं बांधेंगे, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी किया हो किसी भी हालात में, लेकिन हम उसके बारे में जितना चर्चा करते हैं तो सारे दोष हम पर आ जाएंगे, हमारा कर्म बनेगा। अब और शब्दों का, जो हम वाक क्षेत्र पे बात करें, वाक शक्ति पे, कि कहा जाता है कि शब्दों के कारण ही महाभारत हुआ। हम सब जानते हैं द्रौपदी ने क्या कहा, उसको, दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा, इस तरह की वो एक लाइन जो कह दी, और दुर्योधन को इतना चुभ गया कि महाभारत का युद्ध छिड़ गया। उसी के कारण कितनी सारी बातें हुई, युद्ध छिड़ा। और तो इसीलिए कि एक शब्दों से, एक
कि कितना बड़ा कि युद्ध भी हो सकता है, तीर की तरह चुभ जाता है कोई शब्द। और वही अब इसमें और वो क्या कहते हैं कि आप वास्तव में क्या हो, ये आपके शब्दों से पता चल जाता है। जैसा कि हम स्टोरी में भी जाने अभी। और मान लीजिए एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और वो चुपचाप है, कोई चुपचाप खड़ा है। अब जब तक हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे उसके अंदर की, मान लीजिए क्या हुनर है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका ज्ञान है, या कितनी उसकी मूर्खता है, हम तब तक उसको नहीं समझ पाएंगे जब तक कि वो मौन में है। और जैसे ही वो बोलेगा, जैसे ही कुछ कहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि कितनी ज्ञानता में है या कितनी मूर्खता में है वो। तो और कभी-कभी हम बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाते हैं किसी को, या कभी-कभी हम किसी को कपड़े से भी जज करते हैं, लेकिन कपड़े यहाँ पर नहीं, बॉडी लैंग्वेज, वो किस तरह खड़ा है, कैसे बैठा है, कैसे वो अगर बोल रहा है तो किस तरीके से बोल रहा है, तो हम उससे भी समझ जाते हैं। तो और क्या कहते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक गौतम बुद्ध की स्टोरी शेयर करूंगी। भगवान गौतम बुद्ध जब वे एक नगरवासी आया उनके पास, अब थे बहुत, उनका तो चारों तरफ सब जगह चर्चा था, जो जानते हैं, जो उनका सुने हैं कभी साथ में प्रवचन, वो तो समझते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग चिढ़ते भी थे कि कोई बहुत से अच्छे-अच्छे लोग भिक्षु बन जाते थे, उनके संग में जुड़ जाते थे। तो एक बार एक नगरवासी था, तो किसी बात से वो बहुत उनसे चिढ़ा था, मिला तो नहीं था, लेकिन वो उनके नगर से क्रॉस कर रहे थे, वहां से वहां पर रुके थे। तो वो आता है वहां पर और गुस्से में आकर वो उन पर थूक दिया, उन पर, भगवान गौतम बुद्ध पर उन्होंने, उसने एक आदमी ने थूक दिया और उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वे कुछ भी नहीं बोले। अब बाकी जितने शिष्य थे, भिक्षु थे, वो बहुत नाराज हुए और बोले कि आप हमें आज्ञा दीजिए, इसको हम बताते हैं। बुद्ध ने कहा कि कोई कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना है। फिर वो आदमी वहां से चला गया, बुद्ध ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, ना किसी को कहने दिया। फिर वो आदमी चला जाता है। अब रात भर वो बेचैन रहता है, उसको नींद नहीं आती है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसको लगता है कि वो इतना गुस्सा करके और इस तरह हरकत करके उसने बहुत गलत किया। अगले दिन ही सुबह-सुबह वो आकर उनके पैरों में गिर जाता है, माफी मांगता है कि, और उनसे पूछता है, पहले तो माफी मांगता है कि मैंने जो गलत किया मुझे क्षमा कर दे। और फिर उनसे पूछता है कि आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? मैंने ये सब हरकत की, आपको गुस्सा नहीं आया? तो बुद्ध ने कहा कि अब क्रोध भी तुम्हारे कहने पर करूँगा क्या? अब मैं क्रोध भी तुम्हारे कुछ कहने या करने पर करूँगा क्या? और फिर बुद्ध ने कहा बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। 15 साल पहले तुम अगर आते और मुझसे इस तरह मुझ पर थूकते और कहते, तो हो सकता है मुझे गुस्सा आता। तुम इस तरह पैर पर मेरे गिरते, तो हो सकता है मुझे खुशी होती, कि मुझे सुख मिलता। लेकिन अब न कोई क्रोध भी नहीं, कोई खुशी भी नहीं, इसकी तुम मेरे पैर पे गिरे हो, कि तुम मुझसे माफी मांगने आए हो, कि तुमने कल गुस्सा किया था, कुछ भी नहीं। तो कौन क्या कह रहा, उससे हम अपनी धारणा बना लेते हैं उसके बारे में, कौन क्या कह रहा है। लेकिन वही चीज हम पर भी लागू होती है कि हम क्या कह रहे हैं और कर रहे हैं, उससे लोग हमारी हमारी भी धारणा बनाते हैं। और पत्री सर कहते हैं कि ये जो कितने हम भाग्यवान हैं कि हमको शब्द मिले हैं, हमको वाणी मिली है। और किसी भी खनिज जाति, वनस्पति जाति हो, पशु जाति हो, किसी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला है। किसी के पास वाणी नहीं है। जानवर के पास ठीक एक आवाज है, लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात समझा सके, ऐसी कोई शब्द हमें मिले हैं तो सिर्फ हम इंसान, मनुष्य जाति को, तो उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दो धारी, पत्री सर कहते हैं कि शब्द दो धारी शक्ति है। दो धारी, वे कह रहे हैं कि पहली धार है छुरी की तरह। बात हम जब किसी को कुछ वैसा कहते हैं तो शब्दों से हम किसी को काट सकते हैं, मार सकते हैं। किसी ऐसी कोई, बहुत लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, वो बर्दाश्त नहीं हुआ,
और यानी उसके शब्द ने उसको मार डाला। और ठीक उसका एक और क्या है, वो दूसरे शब्द जो मलहम का काम करते हैं, दवा की तरह किसी का उपचार करते हैं। कोई बीमार है या बहुत लो फील कर रहा है या जीवन में हार मान चुका है, लेकिन कोई किसी को मोटिवेट करे शब्दों से, अपने उसको अच्छा कुछ बोले, तो वो तुरंत ही अपने हर दुखों से बाहर निकल सकता है और जीवन में आगे अपना सुखी से रह सकता है। तो कौन सा बेटर है, आघात करना या फिर किसी के दुख हर लेना, मलहम लगाना? तो चॉइस इज योर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। हमारी शब्दों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, हमें पता ही नहीं चलता, हम उसके प्रति जागृत ही नहीं है। और हम पर ही है कि हम अपने शब्दों से अपने स्वर्ग, अपने घर को स्वर्ग बनाएं या नरक बनाएं। कैसे हम किसी के दिल में जगह बनाएं या नफरत बनाएं। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लूंगी। हम उस मूवी में भी देखे थे, मैंने देखा था तारे जमीन पर। उसमें जब आमिर खान ने बताया था कि जो रियल है कि एक पेड़, एक ट्री जो होता है कि जिसको कुछ लोग जा करके रोज अगर उसको गाली बकें, भला बुरा बोलें, तो अगर जिस किसी पेड़ को कोई एक तरह का पेड़ होता है जिसको कि अगर वो काटे नहीं, काटना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको गिराना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, तो वे जाकर उस पेड़ को भी सिर्फ रोज रोज जाके भला बुरा बोले, तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो पेड़ मर जाता है, वो पेड़ गिर जाता है। तो इतनी ताकत है हमारे शब्दों में। वो पेड़, एक अच्छा खासा फला फूला पेड़ भी मर सकता है अगर उसके पास जाके उसको रोज गाली बक रहे हैं और बदवा दे रहे हैं, और किसी भी उससे कुल्हाड़ी से मारने की जरूरत नहीं है। तो और एक ये भी है कि आप अपने घर में कोई प्लांट लगाते हैं, कोई पौधा है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 पौधा लगाइए, एक को रोज प्रेम से, को प्यार से उसको पानी दे रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, हग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और एक पेड़ को आप बिना मन के गुस्सा करके, आप गुस्सा करके पानी देते हैं और बोलते हैं, ओफो मेरा तो काम बढ़ गया, रोज इस पेड़ को पानी देना पड़ता है। और ऐसा कुछ भी वाइब्रेशन से, थॉट से, ये इस तरीके से आप उसको पानी देते हैं, तो आप कुछ दिन बाद दोनों में खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे कि एक फला फूला बड़ा हो रहा है, फूल दे रहा है, और एक का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, मुरझा गया है। तो ये फर्क हम खुद ही देख पाएंगे। तो और कि शब्द तीर की तरह है कि जो निकल गया, एक बार तीर कमान से निकल गया तो वो वापस नहीं लौटता है। तो वैसे ही जब शब्द निकल गए, तो आपने कह दिया, तो वो तो वापस लौटकर आने वाला नहीं है। तो और यहाँ पे और 1-2 स्टोरी शेयर करूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी, फिर कंक्लूजन पे आऊंगी। एक आदमी था, पूरी जिंदगी वो सिर्फ गाली गलौज करके ही बात करता था। ये सब रियल है जो मैं अभी शेयर कर, पूरी जिंदगी सिर्फ मुंह पर गाली। कभी कभी कोई होता है ना, नेचर में, हैबिट में ही आ जाता है कि बिना गाली के बात ही नहीं निकलता। फिर वो हैबिट में आ गया, वो कहीं भी किसी के सामने भी बैठा है तो गंदे गाली निकालते हुए ही सेंटेंस शुरू करता है। तो वो आदमी था जो और वो सबको गाली देकर बात करता था, और घर में भी, अपने घर में भी माँ बहन बीवी को भी इसी तरीके से, बच्चों में भी गाली ही देता था। हुआ क्या, उसके जीवन के जो लास्ट के 3 साल थे, उसके जीवन के लास्ट के 3 साल वो, उसके शब्द चले गए, उसकी बोली बंद हो गई, उसकी बोली बंद हो गई, पानी मांगने लायक भी वो नहीं रहा, क्योंकि उसको जो शब्द के, जो इतने सौभाग्य से हमें जो ये वाणी मिली है, शब्द मिले, हर वक्त उसने उसका मिसयूज ही किया, और जीवन के आखिरी समय में उसके शब्द, बोली ही खत्म। तो जिनके बोली नहीं है, वो शब्द के महत्व, वाक शक्ति के उस महत्व को समझे, और जो मिली है ये शक्ति, उसका हम कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बार एक बाराती थे,
बिहार में या जैसे बिहार के लोगों में वहां पे शादी होती है तो वहां क्या होता है, बहुत जो लड़के वाले की तरफ से दोस्त वगैरह होते हैं तो बहुत छेड़खानी करना, मजाक करना, इस तरह के उटपटांग हरकत करना, ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि उनको लगता है हम लड़के वाले हैं और हम कुछ भी करेंगे लड़की वाले तो उनको तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही एक बाराती पहुंचा और लड़के के जो दोस्त थे वो लड़की वाले को बहुत परेशान कर रहे थे कुछ ना कुछ डिमांड करके या परेशान कुछ भी रूप में। तो फिर और हुआ क्या, दिसंबर का महीना था, दिसंबर मंथ यानी बहुत ठंड की समय थी और ऐसे भी वहां पे तो बहुत ठंड रहती है। रात के 12 बजे वे क्या करते हैं, लड़के वाले के जो कुछ दोस्त हैं तो लड़की वाले की तरफ से जो कुछ आदमी लोग थे तो वहां उनको कहते हैं कि हमें लस्सी चाहिए। ठंड का समय, रात, और वो भी रात के 12 बजे परेशान करने के लिए वे कहते हैं कि हमें लस्सी चाहिए। ठीक है, उन लड़की वाले की तरफ से जो आदमी थे वो जाके लड़की के भाई को बोलते हैं कि ये लोग लस्सी का डिमांड कर रहे हैं, इनको लस्सी चाहिए। तो अब वो क्या कहता है, उसका भाई कहता है कंगले हैं सारे। वो कहता है कंगले हैं सारे, अब लाके अब करो इंतजाम, अब इन्होंने मांग लिया है कंगले लोग तो देना पड़ेगा। अब ये बात उन लोगों ने सुन लिया, वे दूसरे कमरे में थे दोस्त लोग और वे सुन लेते हैं। सुना, अब एक ही शब्द कहा गया, कंगला कहा, लेकिन उन लोगों ने सुन लिया और इस तरह उस लड़के को भी पता चला। शादी हो गई, उसी अगले दिन शादी थी, शादी हो गई, लड़की चली गई ससुराल, लेकिन वो लड़का और उसका पिता दोनों 15 साल तक उसके घर नहीं गए, मतलब वो लड़का अपना ससुराल नहीं गया क्योंकि उसके भाई ने ऐसा शब्द यूज किया, सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द इतना उसके अपमानित फील किया या चुप गया कि मेरे दोस्तों को ऐसा कहा, वो 15 साल तक वहां नहीं गया। तो एक ही वही शब्द जो कि तीर की तरह निकल चुका, और अब क्या, तो वही कि अपने वाक उसमें बहुत बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए। अब एक और स्टोरी शेयर करूंगी फिर आगे खत्म। एक बार क्या होता है कि माता पिता अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उसकी शादी हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो अपने मायके आती है, पहली बार मायके आई है और 4 दिन ही हुए थे उसको रहते रहते मायके में, तब तक उसका पति उसको लेने के लिए आ गया, मतलब इस घर का जो जवाई है वो लेने के लिए आ गया और कहा कि अपनी सास को बोला कि माताजी मैं इसको कल ही लेकर जाऊंगा, आपको जो विदा वगैरह करना है, जो आपको जो फॉर्मेलिटी है वो आप कर लीजिए, मैं कल ही इसको लेकर वापस जाऊंगा। तो अब वो सास जो थी, उसकी सास, वो कहती है कि अरे इतनी जल्दी कैसे, अभी तो वो रहने आई थी और इसके जो पिता है वो भी बाहर गए हुए हैं, सब सामान लाना करना, तैयारी करना, हम ऐसे कैसे विदा करेंगे, पहली बार आई है, पहली बार विदा करेंगे, ढंग से विदा करेंगे, अभी हम इतनी जल्दी इसको नहीं जाने देंगे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप इसको कल ही विदा करिए, मैं कल ही लेके जाऊंगा। इसी बात पे दोनों की थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की, वो अपनी जिद पर अड़ी है कि मैं कल विदा नहीं करूंगी और वो कहता है मैं कल ही लेकर जाऊंगा। तो अब होता क्या है, तो वो उसको कुछ थोड़ा सा ऐसे उल्टा पुल्टा बोल देती है कि कैसा आदमी है, कैसा है, ऐसे आ गया है अचानक, और वो तो वो बोलता है कि ठीक है आप रहने दीजिए, आप नहीं विदा करेंगे कल तो मैं जा रहा हूँ और इसको वापस मत भेजिएगा, इसको अपने पास ही रखिए, कभी नहीं लेने आऊंगा। तो फिर वो कहती है 4 दिन तो रह नहीं पाए, 4 दिन इसके बिना रह नहीं पाए और अब कह रहे हो कि लेने ही नहीं आऊंगा, देखते हैं। फिर ताना देती है। अब वो फिर कहता है कि ऐसी बात है तो आप समझ लीजिए मैं कभी भी इसको लेने नहीं आऊंगा और आप इसको अपने पास ही रखिए, मुझे मेरे यहाँ मत भेजिएगा। अब वो कहती है कि ठीक है समझ लेंगे, हाँ कि हमारी बेटी विधवा हो गई।
और हम यही समझ लेंगे हमारी बेटी विधवा हो गई। अब उसको इतना चुभ जाता है, इतना बुरा लगता है, इंसल्ट फील होता है, और वो बोलता है ऐसी बात है तो मैं आपके बात को सही करके दिखाऊंगा। और वहां पर ही कुआं था, उनके घर के अंदर में कुआं था, और वो बिना सोचे समझे तेज स्पीड में जाता है और कुएं में छलांग मार देता है और मर जाता है। और उसकी बेटी विधवा हो गई जैसा उसने कहा। तो यहाँ पर से यही की बात, सिर्फ बातों में 3-4 सेंटेंस ऐसे निकले और बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और उसने कोई सुसाइड कर लेता है, या चलो तुम्हारी बात को कि हम पूरा करके दिखाते हैं। तो इतनी ताकत है, इतने, अब उसको अच्छे में या बुरे में जैसे में भी हम इस्तेमाल करें। अब पत्री सर, मैं आगे बढ़ूंगी। पत्री सर कहते हैं कि हमारा जीवन त्रिक्षेत्र में जीवन है, त्रिक्षेत्र में जीवन है, कि 3 क्षेत्रों से बना है, विचार, कर्म और शब्द। तो भावना क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, वाक क्षेत्र है। वाक क्षेत्र जो हम अभी, जिसपे हम आज का हमारा विषय है, वही हम जो सोचते हैं, हम जो सोच रहे हैं वही हमारे शब्द बनते हैं, वही शब्द बनकर बाहर निकलते हैं। तो उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। जैसे हमने ये देखा ना कि कैसे वो सोचा, उसके शब्द निकले, शब्द, फिर वो कर्म उसने किया ना कि ठीक है मैं करके दिखाता हूँ, और वो कर्म किया। तो भावना क्षेत्र, सबसे पहले आपको फ्रीडम है, 60,000 से 70,000 विचार दिन भर में आते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, पूछेगा। जो भी आप सोचें, जो भी थॉट लेकर आए, वो आपको कोई नहीं पूछने वाला, पूरा आपका उस पर पूरा पूरा फ्रीडम है। लेकिन यही जो भावना, यही जो थॉट है, वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ही सब, क्योंकि वही आपके शब्द बनेंगे और कर्म बनेंगे। थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स, इसमें कौन सबसे पावरफुल है? थॉट्स हुआ, फिर वो शब्द बनते हैं और फिर वो कर्म बनते हैं। इसलिए हर वक्त यहाँ पे अपने विचारों को हमको चेक करना पड़ता है। मन वचन कर्म में मन बड़ा, मन की महानता। अब आप अपने घर वालों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, आप अगर अच्छे भाव बनाए रखेंगे, विचार हमारे जैसे कि अच्छे पॉजिटिव थॉट्स सबके प्रति रहेंगे, तो हमको भी वैसे ही शब्द निकलेंगे, वैसे ही थॉट्स, और रिटर्न में हमको भी वैसे ही मिलेंगे। हम सबसे अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो बदले में सामने वाला भी, बदले में हमको भी प्रेम से वो बोलेगा। जैसे हम गुस्सा में चिल्लाकर बात करेंगे, तो वो भी जब दिखेगा सामने वाला पड़ोसी, तो वो भी चिल्लाकर ही बात करेगा। और कर्म क्षेत्र, आपसे जैसे कर्म हो गया तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे कर्म आपने कर दिए, उसमें आपका कोई फ्रीडम नहीं है। कर्म होने के बाद अब आपका उस पर कोई बस नहीं, यानी जब तक हमने कर्म नहीं किया था तब तक हम स्वतंत्र थे, और होने के बाद हम परतंत्र हैं, अब उसका कोई फ्रीडम नहीं। तो यही है कि पहले अपने थॉट, फिर हम जाके अपने शब्दों पर अपना ध्यान रखें, क्योंकि वही शब्द बनेंगे, और फिर कर्म तो हम करने से पहले सब कुछ में फ्रीडम है, और होने के बाद उसमें कोई फ्रीडम नहीं, फिर आप परतंत्र हो गए, उसके अधीन हो गए। 4 तरह के यहाँ पे गुण बता रहे हैं पत्री सर। तमोगुण वाले लोग होते हैं, तमोगुण, फिर है रजोगुण वाले लोग होते हैं, फिर सतोगुण वाले लोग होते हैं, और निर्गुण प्रधान वाले लोग भी होते हैं। तामसिक, राजसिक और सात्विक, हम ये जानते हैं ना, हम खाने के रूप में जानते हैं कि सात्विक फूड माने जो कोई बिल्कुल वेजिटेरियन फूड, और कोई गरिष्ठ खाना नहीं, साधुओं का खाना सात्विक। राजसिक, राजाओं का खाना, खूब हर तरह के व्यंजन, और फ्राइड फूड है, खूब मीठा है, तला छना पकवान है। और फिर और एक क्या बोलते हैं, तामसिक फूड, नॉन वेजिटेरियन हो गया, मांसाहारी, ये सब। तो यहाँ पे तमोगुण वाले लोग बता रहे हैं कि जो खाते पीते सोते, इस तरह के लोग तमोगुण में जी रहे हैं। और रजोगुण
जो राजनीतिक करते हैं, नेम फेम मनी इन सब में रहते हैं। सतोगुण वाले लोग होते हैं जो कि भजन कीर्तन संगीत खेल इन सब में रुचि रखते हैं, सतोगुण वाले लोग। और एक निर्गुण प्रधान वाले लोग होते हैं, वो इन सारे गुणों से हट करके, निर्गुण इन सभी गुणों से हट करके एक वो ध्यानी होते हैं, ध्यान सिखाएंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो हर एक आत्मा को पहले तमो रजो और सतो गुण में ही वे आते हैं और बाद में निर्गुण तक पहुंचते हैं। हम इसको रिलेट कर पाएंगे जो सोल, टाइप्स ऑफ सोल पे हमने बात किया था, तो उसी तरह जो 5 फिंगर्स पे भी हम बात किए, सब कुछ रिलेटेड है। अब यहाँ पर वही उस तरह के गुण है कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और निर्गुण। तो जब निर्गुण में पहुंचे हैं, यानी उन सारे गुणों को क्रॉस करके ही हम निर्गुण में पहुंचे हैं। तो आज अगर हम निर्गुण हैं, माने कभी तमोगुण में भी थे, तो आज अगर हम किसी की गलती को बताते हैं, किसी पर हंसते हैं, तो ये हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे, हम भी कभी उसी कैटेगरी में थे और हमने भी ये सारी चीजें हम लोग किए हैं। तब जाकर हम जान रहे हैं कि ये गलत है या कुछ, या फिर हम उसको और पॉलिश होते हुए और एक्सपीरियंस लाइफ के लेते हुए हम इस अगर निर्गुण वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो हमने तो सब कुछ क्लास 10 में पहुंचे हैं, तो हम सारे 1 to 8 9 तक की पढ़ाई करके ही हम 10 में पहुंचे हैं। तो हमने भी वो सब कुछ किया है। तो इसलिए कभी किसी पे अपने शब्दों का प्रहार ना करें, अपने किसी को जजमेंट ना करें, और नो जजमेंट नो कमेंट। अपने शब्दों पर संयम रखें, निंदा ना करें, और शब्दों को शुद्ध रखने के लिए विचारों को पहले शुद्ध करना होगा, भावना चित्र पर काम करना होगा। तो ये था ये सब कुछ बातें जो मैंने उसमें पढ़ी, और कुछ मैंने स्टोरी शेयर की जो मैंने सुना था, कहीं ना कहीं रियल कुछ बातें। और इसका क्या है, हम कंक्लूजन पर आते हैं। 4 बातें हम खाली जानेंगे कि हम कैसे अपने इस चीज को, और जैसे क्या करना चाहिए जो हम अपने इसको वाक क्षेत्र को, वाक शक्ति को हम सही रखें। तो पहला पॉइंट है क्रोध, लोभ, मजाक और आदत। ये चारों पर हमको लगाम देना पड़ेगा। गुस्से में आकर हम कुछ बोल जाते हैं, मजाक में हम किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, शायद वो उसको मजाक ना लगे, शायद वो उसको चुभ जाए। और क्या है, लालच, अहंकार, क्रोध और लोभ लालच के कारण भी हम कभी किसी को कुछ कह दिए। और आदत, अब हैबिट हो चुका है गाली बककर बात करने की, तो उस हैबिट पर या कुछ भी हर समय किसी को ताना मार के ही मजाक में ही बात कर रहे हैं। तो हर वो आदत को, अपने गुस्से को, अपनी लालसा को या मजाक को, इन चारों पर लगाम रखें। ये संतों की बताई हुई बातें मैं बता रही हूँ कि इन चारों पर आप लगाम रखें। सेकंड क्या है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीमे बोलो और शांत रहो। जितना हो सके मौन में रहे। कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो और शांत रहो। तीसरा क्या है, जितनी बार मुंह से कड़वे शब्द निकले, कुछ ऐसी बातें जब निकलते हैं जब भी, तो आप क्या करना है, आपको अपने लिए अपने ऊपर काम करना है। और जब भी आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं अपने वचनों को अच्छा रखूं या हम कभी खराब नहीं बोलूं, तो जब भी कुछ खराब कड़वे वचन निकल गए तो 10 का नोट निकालिए और एक अपना डोनेशन बॉक्स बना के रखिए। पेनल्टी के तौर पे हर समय दान पेटी में अपना एक 10 का नोट डाल दें कि अभी मैंने कुछ गलत बात कह दिया, मुझसे निकल गए, पेनल्टी के तौर पे। तो दिन भर में कितने आप के वो शब्द निकलते, उतने रुपए आपको दान पेटी में डालना है। संकल्प लेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही अलर्टनेस में आ जाएंगे, वो वैसे कुछ निगेटिव निकलने से पहले या कुछ कड़वे वचन निकलने से पहले। और फोर्थ है रात को सोने से पहले, सुबह से लेकर अभी तक मैंने किसको गलत सलत
गलत शब्द बोला है, चाहे वो स्टाफ है, नौकर है, मेड है, या बच्चे हैं, या हस्बैंड वाइफ है कोई भी, या किसी भी फोन पर भी किसी से बात किया हो कोई फ्रेंड, तो कितने लोगों को हमने गलत सलत बोला है और कितने लोगों की निंदा की है, बुराई की है। उन सबको हम याद करते हुए क्या करेंगे? माफी मांगेंगे। उससे फोन करके नहीं, माफी मांगेंगे, मन ही मन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लोग फॉरगिवनेस सेशन में भी किए हुए काफी बार। आस्किंग एंड गिविंग फॉरगिवनेस, दोनों, माफी मांगना भी है, माफी देना भी है, कि उन सब लोगों को, उन सब इंसिडेंट को याद करते हुए हम माफी मांगेंगे कि मैंने ये ऐसे ऐसे कह दिए, तो उससे माफी मांग रहे और उसको भी माफ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने ये ऐसा कह दिया। विचारों में भी कहा हो तो भी उनको याद करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके ही सोएं। तो उससे अगर हम ये चारों हम अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसी चीजें हम अपनाते हैं, बोलने से पहले सोच कर बोलें, शांत रहे। कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है तो हम तुरंत से जवाब देने से पहले 2 मिनट रुक जाएं। 2 मिनट रुकेंगे तो थोड़ा सा एक थॉट, वो आपका गुस्सा भी जितना उसके हिसाब से कम हो जाएगा जो आप तुरंत रिएक्ट करते। तो रिएक्शन नहीं करके रिस्पॉन्स करना है। आपको 2 मिनट रुकेंगे तो आपको कुछ तो आ जाएगा मन में, कुछ बातें कि ठीक है इसको शांति से जवाब दे दे, तो आपका वो रिएक्शन नहीं होके रिस्पॉन्स में बदल जाएगा, एक पॉज लेकर अगर आप बोलते हैं तो। और ये सब प्रैक्टिस करते हैं अगर ये चारों अपने जीवन में, तो आपके हमारे व्यक्तित्व में एक अलग, बोलते हैं कि एक चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। फिर हम सबके अपनी बातों से ही हम जब हम उसमें संयम पा लेते हैं तो खुद भी सुखी रहेंगे, खुद भी सुखी रहेंगे, दूसरों के जीवन में भी दिलों में सबके लिए अपनी एक अच्छी जगह और पहचान बना पाएंगे। तो ये है वाक क्षेत्र, वाक शक्ति, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन के लिए। तो आज इतना ही वाक क्षेत्र पर। और क्योंकि जितना हम A to Z हमारा जो स्पिरिचुअल सीरीज चल रहा है, तो हम हर एक टॉपिक को टच कर रहे हैं, हर एक विषय, चाहे वो हमारे इस भौतिक जीवन से लेकर है, आध्यात्मिक जीवन से लेकर है, हमारे सोल के लेवल में है, हमारे माइंड के लेवल में, हम सारी एक तरह से हर एक टॉपिक हम टच करते जा रहे हैं, जो कि जरूरी है। जबकि अगर हम अपने वाक शुद्धि नहीं करेंगे तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ से करेंगे? हम कैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ पाएंगे? कैसे हम खान पीन को शुद्ध न करें, विचारों को शुद्ध न करें, तो हम तमोगुण रजोगुण में रहेंगे तो कैसे होगा? जब तक कि हम निर्गुण हमको बनना है, तो हमको आगे के क्लास में पहुंचना है। So thank you friends for listening. Thank you for joining, giving your time. Thank you everyone. Thank you everyone. अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को, सभी को जो बोलेंगे वो अनम्यूट कर ले अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, आज तो ऐसा लग रहा है कितना सुंदर बताई हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू श्वेता, थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद, एक्सेलेंट, धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाया ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू सुंदर सो मच समझाया। दीदी, नारायण नारायण। सेशन क्लास में जुड़ने के बाद बहुत सारा सीखने मिला है। थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा ज्ञाननिधि में सुना हुआ सब रहता है, लेकिन वापस हो रहा है, रिपीट होता लगता है कि नया सुन रहे हैं, ये नया सुनते जा रहे हैं, पुराना साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा, सब क्लियर हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। आज तो थैंक यू एवरीवन। मैंने म्यूट किया फिर से। बिल्कुल, हम जितना हम सुनते रहते हैं, हम पॉलिश होते रहते हैं, और सिर्फ सुनकर ही नहीं रहना है। कहीं भी फिर लगता है कि अरे अभी मैंने कुछ मुंह से मेरे अपशब्द निकल गए, तुरंत उसको हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, तुरंत उसको जैसे मैंने कहा डोनेशन बॉक्स अपना बना के तुरंत उसमें अपना पेनल्टी खुद निकाले, तो हम अपने आप को चेक करते रहेंगे, हर समय विचारों को शुद्ध रखें। नहीं तो बहुत अच्छा बात श्वेता सुनी कि मतलब रुपया निकाल के उसमें डालो तो याद रहे घर में रुपया निकल रहा जा रहा है उसके अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा श्वेता, बहुत अच्छा लगा, वास्तव में बहुत अच्छा लगा, वास्तव में सही में समझाया।
रियली आज तो बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लगा। हाँ पुष्पा जी और धन्यवाद। कल टीचर्स डे था श्वेता जी, मतलब हैप्पी मला टीचर्स डे। आप तो हमारी इतनी जानकार इतनी है। अच्छी टीचर है आप हमारी, क्या बोलते हैं ना। एंजल है, ये हम लोग की एंजल है। एंजल टीचर एंजल जो है भी हम सब लोगों की। सब बोली अपने लिए तो क्या उठ के आई है ना, ये सुधारने के लिए सबको ना, सबका जीवन। वेरी वेरी थैंक्स थैंक्स। टीचर्स डे आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे। कल हाँ मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। सभी गुरु हैं अपने अपने हमारे, कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। मैं भी कुछ सीखती हूँ, वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। और फिर पत्री सर तो कहते हैं हमारी सांसें, हमारा गुरु जो लेकर जाएगी हमको हमारे अंदर। थैंक यू आप लोगों को, इतना आप लोग प्रेम से सुनते हैं और तभी मुझे भी लगता है कि क्या दे दूं, क्या बता दूं, और उसके लिए मैं भी सीखती हूँ। तो आप लोगों को धन्यवाद। इतना ये जो स्टोरी के माध्यम से जो बताती है ना, ये एकदम है ना दिमाग में घर कर लेता, पूरा एकदम चला ही जाता है दिमाग में, है ना। चलिए फिर हम लोग सब अपने लिए क्लैप करते हैं और के लिए आज के दिन के लिए, ग्रुप में जुड़े हुए ग्रुप की एनर्जी के लिए, सबके लिए। हम लोग तो आपके लिए करेंगे और ग्रुप की एनर्जी के मैं भी आप लोगों के लिए लोग जुड़े हुए हैं जिसके कारण मैं सीखती हूँ। थैंक यू दी। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते दीदी, थैंक यू, नारायण थैंक यू, नारायण थैंक यू। नारायण, बहुत अच्छा नारायण 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 नारायण। कल हम लोग फिर मिलेंगे डब्लू। कल डे 23 हो जाएगा। इस वीक फ्राइडे तक हमारा ये सीरीज तो कंप्लीट हो जाएगा। और तो कल डब्लू पर हम वेलनेस और वाटर हीलिंग ऐसा कुछ मैं सोची हूँ। बाकी मैं कुछ भी सोचती हूँ जब लिखने बैठती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना, मैं रात में बैठती हूँ कि मुझे क्या क्लास में देना, कुछ पॉइंट्स तो नोट डाउन करूँ, कुछ माइंड में क्लैरिटी आती है। और जब लिखने बैठती तो कुछ और ही टॉपिक बदल जाता है। तो तब मैं समझती हूँ इस चीज को कि हाँ मैं कोई नहीं हूँ, मैं माध्यम, मैं सिर्फ बस एक यूनिवर्स, कोई ऊपर जो एनर्जी है वो मुझसे करवा रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाली। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।